आज का हमारा टॉपिक है हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। हमने अब तक इस चैप्टर के अंदर फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ लिया कि डिमांड और सप्लाई के सोर्सेज क्या होते हैं। हमारे पास तीन तरीके के एक्सचेंज रेट सिस्टम है, फिक्स्ड, फ्लैक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में तो गवर्नमेंट खुद ही रेट डिसाइड करती है ना, गवर्नमेंट ने फिक्स करना है, वो तो गवर्नमेंट का काम हो गया। फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट में हमारे मार्केट फोर्सेज आते हैं। मार्केट फोर्सेज मतलब डिमांड और सप्लाई। तो वहां पर डिमांड और सप्लाई किस तरीके से रेट को डिसाइड करते हैं, किस तरीके से रेट हमारा यहाँ पे डिटरमाइन होता है, बेसिकली वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं इस ग्राफ के थ्रू। ये ग्राफ हमें क्लास 11th का जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला चैप्टर था आपको उसकी याद दिलाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको याद कर भी लेते हैं। वहां पर हमने ये पढ़ा कि एक डिमांड होती है और एक सप्लाई होती है। दो ही तो मार्केट फोर्सेस है हमारे पास, डिमांड और सप्लाई। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड क्या था? लॉ ऑफ डिमांड हम याद करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड क्या था? लॉ ऑफ डिमांड क्या था? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस एंड क्वांटिटी आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। उसी तरीके से लॉ ऑफ सप्लाई क्या था? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, लेकिन प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप हुआ करता था, इसीलिए जो डिमांड कर्व बनता है हमारा, जो हमारा डिमांड कर्व बनता है वो कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, और क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता था, इसीलिए आपका सप्लाई कर्व कैसे बना करता था? अपवर्ड स्लोपिंग। अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो वही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा। यहां पर हम प्राइस के जगह पर सिर्फ क्या रिप्लेस कर देंगे? फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड में भी कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स। इसलिए इसका डिमांड कर्व भी कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड कर्व है वो भी कैसे बनता है हमारा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। फॉरेन एक्सचेंज का जो सप्लाई कर्व है वो कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। तो इसका सप्लाई कर्व बनेगा हमारा कैसा? अपवर्ड स्लोपिंग। ये जितनी बातें मैं बोल रही हूं ना, जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो सारी चीजें हमें लिखनी होती हैं। पहले आपको कर्व एक्सप्लेन करना होता है कि आप जो इस डायग्राम में शो कर रहे हो वो चीजें क्या है। या आपने डी कर्व बनाए तो ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डिमांड कर्व और फॉरेन एक्सचेंज है, इसका रिलेशनशिप क्या है, वो सब बातें आपको लिखनी होती हैं। ठीक है, अब इन दोनों कर्व ने ना एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है? ये है वो पॉइंट, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यही है आपका वो इक्विलिब्रियम पॉइंट जिस पॉइंट पे, अच्छा, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो नीचे तो आपको एक क्वांटिटी मिलेगी, और इधर से आप एक लाइन एक्सटेंड करोगे तो आपको एक रेट मिलेगा। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डिसाइड की जाने वाली क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाती है, और इसी ई पॉइंट पे डिसाइड किया जाने वाला रेट इक्विलिब्रियम रेट कहलाता है। यानी कि यही है हमारा रेट जिस रेट पे दोनों क्वांटिटीज आपस में एक्सचेंज होंगी। जिस पॉइंट पे, तो हमारा क्या यहां पर कंक्लूजन निकला कि जब हमारे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं, यानी कि जिस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल होता है, उसी रेट पे हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज करो अगर रेट बढ़ता है, जब रेट बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। देखो, जब रेट बढ़ेगा तो डिमांड घट गई। इसी तरीके से अगर रेट घट गया तो देखो जरा, डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। यही आप चीज सप्लाई के साथ भी चेक कर सकते हो। अगर यहां पे रेट बढ़ गया, इसी लाइन को मैं आगे एक्सटेंड करके सप्लाई पे चेक करूंगी तो भाई सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। रेट कम पर अगर आप सप्लाई को यहां पे देखो टच करो तो देखो सप्लाई कम हो गई है। तो आप किसी के साथ भी इसको शो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना आपका, बढ़ते हुए रेट पे हमें क्या दिख रहा है? कि सप्लाई बढ़ रही है ना, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेस सप्लाई। और जो नीचे वाला पोर्शन, अब आपने देखा कि रेट कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई ना, तो यानी कि यहां पे ये रिप्रेजेंट करता है किसको? एक्सेस डिमांड।
तो भाई ना तो हम एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन पे रुकेंगे, ना हम एक्सेस सप्लाई वाली पे रुकेंगे, हम कहां रुकेंगे? जहां पर हमारा डिमांड और सप्लाई क्या होगा? बराबर। तो वो कौन सा पॉइंट है? हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन एक्सचेंज रेट, यानी कि रेट चेंज कैसे होता है। जो हमने प्रीवियस अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें हमने डिमांड और सप्लाई दोनों की हेल्प से रेट डिसाइड किया, बट मार्केट में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सिर्फ डिमांड चेंज हो रही हो या सिर्फ सप्लाई चेंज हो रही हो। तो सिर्फ डिमांड और सिर्फ सप्लाई में अगर चेंजेस आते हैं तो उसका हमारी इंडियन करेंसी पर यानी कि डोमेस्टिक करेंसी पर क्या फर्क पड़ता है, रेट कैसे डिसाइड होता है, फॉल होता है या राइज होता है, वो अब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डायग्राम इतना बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों होते हैं। एक पॉइंट ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखो ये हमारी इनिशियल क्वांटिटी, ये हमारा इनिशियल रेट है। रेट अभी फिलहाल मैंने कहा कि कांस्टेंट है। मैं ना अपने डिमांड कर्व को शिफ्ट करती हूँ। ठीक है, अब मैं अगर अपने डिमांड कर्व को शिफ्ट करती हूँ राइटवर्ड, हमने अपने डिमांड कर्व को शिफ्ट किया राइटवर्ड। जब डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो एक न्यू इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ यहां पर जाके, क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम कहां एस्टैब्लिश होता है? जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं। भाई जब हमारा डिमांड कर्व पहले यहां था, अब मार्केट में डिमांड बढ़ी फॉरेन एक्सचेंज की जब डिमांड बढ़ी तो आपका डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है। रेट कांस्टेंट है। अब हम देखेंगे ना रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, अभी हमारा रेट कांस्टेंट है। दोनों ने एक नए पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट किया और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हमारा? ई डैश। अब अगर इस ई डैश पे अगर मैं रेट को चेक करूं तो भाई मेरा रेट बढ़ गया, पहले से रेट बढ़ गया और क्वांटिटी एक्सचेंज भी हमारी बढ़ गई। वो तो इस न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा रेट इंक्रीज हो चुका है, यानी कि कंक्लूजन क्या मिला हमें कि जो रेट है वो बढ़ गया है। अब रेट बढ़ने की वजह से क्या होगा? मतलब जिस रेट पे हम एक्सचेंज कर रहे थे वो बढ़ गया। रेट बढ़ गया से मतलब कि जहां पर $1 के लिए पहले 70 रुपीज देने पड़ रहे थे, हो सकता है अब 75 देने पड़ रहे हो। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिचुएशन को क्या बोलते हैं? कि हमारी इंडियन करेंसी, हमारी डोमेस्टिक का क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन। यानी कि हमारी डोमेस्टिक जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो गई है क्योंकि रेट बढ़ गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब एक और सिचुएशन देखते हैं। मैंने कहा कि मार्केट में डिमांड कम हो गई है। ठीक है, मार्केट में अब डिमांड क्या हो गई है? कम हो गई है। अब डिमांड कम हो जाने की वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो फिर से शिफ्ट हुआ। अब ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है E2। अब इस E2 पे अगर आप देखो तो E2 पे जो न्यू रेट मिल रहा है वो मुझे यहां मिल रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम रेट से कम है। जब डिमांड कम हुई, देखो ये हमने पढ़ा है इंक्रीज इन डिमांड का केस। डिक्रीज इन डिमांड में आपको क्या देखने को मिला कि जब डिमांड कम हुई तो डिमांड कर्व हमारा कहां शिफ्ट हुआ? डिमांड कर्व कहां शिफ्ट हुआ? लेफ्टवर्ड। उसके लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाने की वजह से जो रेट था वो क्या हो गया हमारा? कम, क्योंकि जो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, और जब यहां पे उसने इंटरसेक्ट किया और हमने यहां चेक किया तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे आया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे ये कंक्लूजन निकला कि रेट तो हो गया कम। अब रेट कम हो गया तो इसका इफेक्ट क्या आया होगा इंडियन करेंसी पे? एप्रिशिएट हो गई। जहां पहले $1 को खरीदने के लिए 70 रुपए देने पड़ रहे थे, अब $1 के लिए 65 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एप्रिसिएशन। तो हमने क्या पढ़ा यहां पे कि जब इंक्रीज इन डिमांड होता है तो रेट बढ़ता है। रेट बढ़ने का मतलब है डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएटेड। ये मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। जब डिक्रीज इन डिमांड होता है तो रेट घटता है, और रेट घटने का मतलब होता है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। ठीक, अब इसी तरीके से हम सप्लाई को चेक करते हैं। सेम सिचुएशन सप्लाई के लिए भी। सबसे पहले हम यहां पर भी इनिशियल रेट और इनिशियल क्वांटिटी मार्क करके रख लेते हैं। ये हमारा इनिशियल रेट और इनिशियल क्वांटिटी है। अब हमें सिर्फ सप्लाई को चेंज करना है। मैंने कहा मार्केट में सप्लाई बढ़ गई। जब मार्केट में सप्लाई बढ़ी तो आपका सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट हुआ? राइटवर्ड। जब वो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो हमें न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला यहां पर E1। ठीक, अब इस E1 से अगर आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको नया रेट मिला R1 जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे है। यानी कि क्या हमें मिला कि इंक्रीज इन सप्लाई के केस में रेट जो है वो कम हो गया।
रेट कम हो जाने का क्या आपके करेंसी पे इफेक्ट पड़ेगा? रेट कम होने का मतलब क्या? इंडियन करेंसी एप्रिशिएटेड, तो यहां पर हुआ एप्रिसिएशन। ठीक है, अगर आपको डिमांड समझ आ गया ना, इसलिए आपको बहुत आसानी से वो समझ आ रहा है। अब दूसरी सिचुएशन, मैंने कहा कि मार्केट में सप्लाई कम हो गई है। सप्लाई कम हो गई का मतलब क्या है? अब आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट करोगे अपने सप्लाई कर्व को। लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया तो देखो आपको न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ये मिला। यहां पे आपने चेक किया रेट, तो भाई रेट बढ़ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर है। यानी कि डिक्रीज इन सप्लाई में आपको क्या देखने को मिला कि भाई रेट जो है वो बढ़ गया है, और रेट बढ़ गया हमारी करेंसी के लिए क्या है? वो डेप्रिसिएशन, कि उसकी वजह से क्या होगी? हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो चुकी है। इसका रीजन समझ आ चुका है? भाई रेट बढ़ गया, इसका मतलब क्या है? अब ज्यादा करेंसी हमें देनी पड़ रही है, तो उसकी वजह से क्या कहते हो आप उसको? ज्यादा करेंसी देने का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन ना। रेट कम होना एप्रिसिएशन, रेट बढ़ना डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? अब ये किसी भी तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ जाए, आप इसको लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, और भी अच्छा लगेगा अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में भी बता दोगे तो। एप्रिसिएशन पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, डेप्रिसिएशन पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ पूरा। अच्छा ये बात और ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में जो बच्चे सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती है कि उसको एक्सप्लेन नहीं करते, आप सिर्फ डायग्राम बनाकर आ जाते हो। देखो आप ये जो पॉइंट्स दिखते हो या जो भी आप मार्क करते हो, यहाँ पे आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करनी होती है, और पॉइंट्स में एक्सप्लेन करो कि इस डायग्राम के अंदर जो डी कर्व है, इट इज अ डिमांड कर्व फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, एस इज द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन करना है 4 से 5 पॉइंट में। हाँ ये तो बहुत सारा है, तो कितना भी एक्सप्लेन, ये तो मैंने सारी सिचुएशन एक साथ बताई है ना, कोई एक सिचुएशन आएगी अगर तो एक के बारे में बताओगे ना। एक तो होता है कॉमन एक्सप्लेनेशन जो बेसिक डायग्राम था आपका, फिर जो सिचुएशन चेंज हुई आपको उसको एक्सप्लेनेशन देना है। तो अगर एक्सप्लेनेशन देते हो तो पूरे नंबर मिलते हैं, सिर्फ डायग्राम बना के आओगे तो आधे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो कभी भी आप इकोनॉमिक्स में डायग्राम बनाओ उसके एक्सप्लेनेशन जरूर दो। ठीक है।